और मेरा बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग महान हस्ती जिनको हम हमेशा टीवी पर देखते हैं लेकिन आज साक्षात देख रहे हैं. So thank you Swati once again, and we'll wait for Saurabh to join in. When he joins in, maybe he can just come straight to the stage. Okay, so as Swati was saying, national capital is under siege. This is absolutely right. We have two burning issues right now. One issue is for the Delhiites who've been living here, born and brought up here, who've been coming here for their jobs, and the other one probably is for the political parties. First, I would rather start with the Delhiites because that is what is the pulse of the matter. National capital has become a protest capital. किसी को भी धरना करना हो, किसी को भी प्रदर्शन करना हो, चलो दिल्ली. अरे भाई क्यों चलो दिल्ली? ये मजाक बात है. Anyway, so buses are damaged, schools are closed, colleges are closed, traffic is a major chaos here, financial loss is being suffered by people who have small jobs or maybe small businesses here, inputs are not coming, whatever. Daily life of our people is disturbed and security is an issue because Delhi police तो लगी हुई है धरने वालों के साथ. So there are a lot of issues that Delhiites are facing. अभी चुप है सब लोग, but still it is a burning thing in their hearts. So we will discuss all this, and apart from this, there is another burning issue which is about the political parties, which of course the Congress spokesperson here and the BJP spokesperson here will tell us that due to multiplicity of authorities, the development work is affected. We have civil bodies as well as our Lieutenant General, then we have Delhi Police. So एक दिल्ली सबकी है और एक दिल्ली केजरीवाल जी की भी है जो कि थोड़े परेशान रहते हैं. तो सौरभ आएंगे तो उनसे उस बारे में पूछेंगे. लेकिन there is a lot of confusion between people, between the authorities and the politicians. So we will try and figure out if this confusion can ever be over. So how about starting with my right hand side? So रोहित आपसे पहले पूछेंगे कि जो civic bodies हैं उनमें और सरकार में जो ये confusion रहता है, क्या हम कभी भी इसको दूर होते हुए नहीं देखेंगे? हम तो जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि यही झगड़ा होता रहता है. एक कोई सड़क खोद के जाता है, दूसरा वाला ठीक करके जाता है, फिर दोबारा कोई तार डालता है, फिर खुद जाती है. देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा सोनिया जी, क्योंकि मैं दिल्ली वाला हूँ, मेरे फोर फादर्स दिल्ली के थे और हम खास करके पुरानी दिल्ली के हैं, तो दिल्ली को हमने जिया है. और दिल्ली देश की राजधानी सिर्फ दिल्ली वालों के लिए नहीं, पूरे देश की राजधानी है और देश का दिल है. और दिल्ली कहीं ना कहीं पूरे देश के साथ साथ दुनिया की नज़र भी दिल्ली पर रहती है. और दिल्ली अच्छी चलेगी तो देश अच्छा चलेगा. और आज जो हालात दिल्ली के अंदर है बिल्कुल चिंताजनक जरूर है. पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हालात जो हैं वो दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो. हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी सौरभ जी आए नहीं हैं तो अभी अरविंद केजरीवाल जी से बहुत सारे सवाल जवाब भी हैं, वो आने के बाद करेंगे. लेकिन कभी भी कांग्रेस से अभिषेक जी हैं, दिल्ली में 15 साल शीला जी रही मुख्यमंत्री के रूप में और एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी रही. लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि किसी भी तरीके से इतनी बुरी स्थिति हो कि एमसीडी का जो पैसा है बकाया जो दिल्ली सरकार को देना था 13,000 करोड़ वो नहीं मिल रहा है अब तक. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. हमारा मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं रहा. आप कहना चाह रहे हैं कि मिल बांट के चीजें चलती थी पहले, लेकिन अब बिल्कुल देखिए बंद कर दिया, देखिए बांटना बंद कर दिया. देखिए, बांटना नहीं, प्यार बांटता रहना चाहिए. और महत्वपूर्ण विषय है जनता का जो पैसा है. अगर जो दिल्ली के हमारे जो टीचर्स हैं या जो हमारे सफाई जो करने वाले जो हमारे स्वच्छता के सेवक हैं, स्वच्छ भारत दिल्ली को रखने वाले जो लोग हैं, उनकी सैलरी की बात है, इन सबकी सैलरीज नहीं मिल रही हैं. आज दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं. दिल्ली राजधानी है और उनको जो 13,000 करोड़ रुपए अगर दिल्ली की जनता का जो पैसा है वो उनको नहीं मिल रहा है तो सैलरी कहां से देंगे? तो ऐसे बहुत सारी चीजें दिल्ली में अराजकता तो अलग फैल रही है, वो अलग इशू है.
सौरभ जी आएंगे, उनसे जवाब उस पर होगा। लेकिन सौरभ जी का सब इंतजार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, किसी के तो गर्दन पकड़नी पड़ेगी। लेकिन अभिषेक ये बताएं कि ये जो पॉलिटिकल गवर्नेंस है, इसको हम खिचड़ी बोल सकते हैं दिल्ली में, तो ये किसकी देन है और ये इसका क्या पर्पस था, क्या पर्पस इसका सॉल्व हुआ? शीला दीक्षित को हमने खुद सुना था ड्यूरिंग दैट election campaign when she was requesting Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji that please give the statehood to Delhi. बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे सभी हमारे जितने भी युवा शक्ति, हमारी मातृशक्ति बहनें बैठी हैं, बड़ा अच्छा लगता है यंग ऑडियंस को देख के। और कहीं ना कहीं एक होप आता है कि एक सिस्टम में किसी न किसी का भी ट्रस्ट है कि ये सब लोग सामने आके सुनना चाहते हैं। मैं दो तरीके से आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। आज मुझे खुद निगम के अंदर 9 साल हो गए, बहुत कम उम्र में निगम को चुनाव लड़ने का मौका मिला और 9 साल से लगातार मैं निगम में काम करता आ रहा हूँ। एक समय वो था जब डेफिनेटली शीला जी की सरकार दिल्ली में थी, परंतु शीला जी की जो सोच थी वो मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली की थी। उनकी सोच केवल दिल्ली विधानसभा तक नहीं थी। देखिए, दिल्ली के अंदर मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज हैं। हमारे यहाँ पे 5 निगम हैं। दिल्ली नगर निगम है जिसके अंदर साउथ दिल्ली आता है, नॉर्थ दिल्ली आता है, ईस्ट दिल्ली आता है, न्यू दिल्ली आता है जहाँ बैठे हैं, और दिल्ली कैंटोनमेंट आता है। उसके अलावा दिल्ली विधानसभा आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। परंतु बिजनेस और ट्रांजैक्शन एक्ट 200 भी आता है जिसके अंदर सभी के अधिकारों को बहुत स्पष्टता से बताया गया और लिखा गया है, परंतु उनको मानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सवाल सब जगह उठ के आता है कि पहले निगम के कर्मचारी स्ट्राइक पे क्यों नहीं बैठते थे? शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, भारतीय जनता पार्टी के निगम थे, अब क्यों बैठते हैं? हमारे दिल्ली के अंदर एक टर्म होता है एनटीसी, नेट टैक्स कलेक्शन, कि दिल्ली कितना पैसा इकट्ठा करती है। जब दिल्ली स्टेट जो पैसा इकट्ठे करती है उसको दिल्ली फाइनेंस कमीशन के माध्यम से, दिल्ली विधानसभा के माध्यम से निगमों को दिया जाता है। डीएफसी 5 साल के लिए गठित की जाती है और डीएफसी ये कैलकुलेट करती है कि निगमों को कितना पैसा दिया जाए जिससे निगम अपने कार्य को सही तरीके से कर पाए। पेंशनर्स को पेंशन मिल पाए, सफाई सैनिकों को तनख्वाह मिल पाए, जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, उन सबको तनख्वाह मिल पाए। शीला जी के समय में 3400 करोड़ रुपए 5 साल में शीला जी ने दिए और मात्र 400 करोड़ रुपए वो समय नहीं दे पाई। परंतु उसके बाद 4th फाइनेंस कमीशन आया और अब 5th फाइनेंस कमीशन आया। दुख की बात यह है, फाइनेंस कमीशन को दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी की सरकार ने खुद उसे पारित करा, पास करा, परंतु 12.5% रेवेन्यू जो दिल्ली सरकार को निगमों को देना चाहिए था वो पैसा नहीं दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले हफ्ते मैं खुद दिल्ली के हाई कोर्ट में मैंने एक पीआईएल मैडम लगाई है। मैंने बड़े स्पष्ट सवाल उस पीआईएल के माध्यम से दिल्ली सरकार और तीनों निगमों से पूछे कि आप बताइए कि दिल्ली की जनता ने पिछले 5 सालों में कितना टैक्स दिल्ली सरकार को निगमों के लिए दिया और उस पैसे में से कितना पैसा आपने निगमों को दिया। क्योंकि जब दिल्ली का व्यक्ति, जहां दिल्ली का निवासी रह रहा है, उसका टैक्स भी बढ़ रहा है, दिल्ली का टैक्स नेट बढ़ रहा है, दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ का हो चुका है, परंतु उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे। बहुत शर्म की बात है और मुझे लगता है दिल्ली वासी के लिए बहुत शर्म की बात है जब फ्रंट पेज पे कूड़े के साथ दिल्ली की फोटो छपती है तो पूरे देश भर में एक निर्णय कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो मुझे लगता है जैसे सौरभ भाई अभी यहाँ पे नहीं है, पिछले 8-9 साल से लगातार हम डिबेट करते आ रहे हैं रेगुलरली उनके साथ में, पर ये मुद्दा मुझे लगता है सोच का। अगर उनकी सोच ठीक हो जाएगी, अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री की सोच रखेंगे तो दिल्ली को ये परेशानी नहीं आएगी। परंतु दुख क्या है, वो विधानसभा की सोच है। आजकल तो कूड़े के जो ढेर है वो मैंने सुना है कि सड़कों में भी फेंके जा रहे हैं और उसके बाद कुछ कॉर्पोरेटर्स जो है उनको निलंबित भी किया जा रहा है। आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम कानून की बात करें तो जितनी सिविक अथॉरिटीज़ हैं और जो दिल्ली सरकार जो कि इलेक्टेड एक सरकार है, उन सब के दायरे कैसे हैं? क्या ये आपस में कोऑर्डिनेशन की जो उम्मीदें इस अमेंडमेंट में पाली हुई है, क्या वाकई में ये पॉसिबल है? शीला दीक्षित तो कर रही थी आराम से, केजरीवाल जी नहीं कर रहे हैं, वो कुछ कानूनी पेज भी बताते हैं इसमें। क्या लगता है आपको ये पॉसिबल है कि सब मिल बांट के काम कर सकते हैं आराम से, लेकिन केजरीवाल जी मना करते हैं हर बार?
थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने मुझसे सवाल पूछा है। यहाँ पे दूसरी पार्टीज के पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव बताने के लिए पैनलिस्ट्स हैं। मैं आज बात करना चाहती हूँ एक भारतीय नागरिक की तरह। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं बोलूँगी कि नियत अगर आपकी देश की सुरक्षा की हो, देश के लिए समर्पण की हो और देश के लिए सेवा की हो, तो कोई दायरा नहीं होता है, कोई दायरा नहीं होता है। एंड आई एम सेइंग दिस इन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग अ लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हम दिल्ली के अंदर आए दिन देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट के नाम पर दंगे हो रहे हैं, कभी हाईजैक कर लिया जा रहा है, पूरा होस्टेज बना लिया जा रहा है पूरे शहर को। किस दायरे से वो लीगल है? लोग बहाने कर देते हैं कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, राइट टू प्रोटेस्ट या प्रदर्शन करना। देखिए, फंडामेंटल राइट्स की बात हम जब करते हैं तो नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट। सारे फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, जिनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं इन आंदोलन में, चाहे वो शाहीन बाग आंदोलन हो, चाहे वो नागरिकता कानून में हमने देखा हो, अभी किसान बिल के विरोध में हमने देखा है। डिसेंसी तो छोड़िए, सीधा सीधा अपराध हो रहा है। और बहुत दुख होता है कि एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर या मतलब जो सरपरस्त हैं उन लोगों के, वो ये बोलते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। राइट टू प्राइवेट डिफेंस अभी 26 जनवरी को जो हुआ दिल्ली के अंदर, मैं बहुत लोगों के शायद जो देश से प्यार करते हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे कि देश के तिरंगे का अपमान हो रहा है, लाल किले के ऊपर दूसरा झंडा फहराया जा रहा है और लोग ये बोले कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि देखिए, इवन राइट टू प्राइवेट डिफेंस सिर्फ एक पुलिस का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है, हर नागरिक का होता है। हमारी आईपीसी में सेक्शन 96 टू सेक्शन 106 राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात करता है, जो पर्सन एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। और वो सिर्फ अपनी पर्सन एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि थर्ड पार्टी की पर्सन एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं ये अपील करती हूँ यहाँ पे जितने भी युवा बैठे हैं कि अगर आपके सामने आपके देश को जलाया जा रहा है, आपके देश के झंडे का अपमान किया जा रहा है या कोई दूसरा झंडा लाल किले के ऊपर फहराया जा रहा है, तो वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस आप भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्लीज ऐसी मानसिकताओं की तरफ मत देखिए जो सिर्फ अपने हित साध रहे हैं। जस्ट few more seconds. मैं just give me 10 more seconds. We'll talk about it. Yeah, we'll come on that also. But yeah, let's. I would like to welcome Mr. Saurabh Bhardwaj. He is MLA from Aam Aadmi Party. Thank you so much for joining. We have started without you. So we were awaiting for a long time, Saurabh. Nice to have you here. We were just talking about how are the governance issues in the state of Delhi, and we'd like to have, of course, your opinion on that. MLA. So, what exactly is the governance issue? Why can't there be coordination between the civic bodies and the government? What is the problem? We saw Manish Sisodia ne abhi recently yehi baat boli. Okay, so one basic issue is that civic body and the Delhi government are governed by two different political parties. This is the basic issue, and I think this issue is more blatant for last 6-7 years because there is no concept of cooperative federalism in India now. It's about power and getting that power by hook, crook, tod, jod, khareed. So this is the culture, this is the political culture of the country today. So unless a right direction is shown to the country, to the nation from the top, this will not change. I can tell you in terms of civics, what we read in class 9, that because there are a lot of laws, okay, there is constitution, there is everything, but basically it comes down to culture. You cannot you cannot have law for everything. For example, there is a law which governs how a governor or a lieutenant governor should behave. There is a law how you should how a chief minister should greet the prime minister and how the prime minister should return back. Okay? This cannot be governed by the law. This is governed by the culture, the political culture of a country. Today, the
political culture of the country is all about power. So I think unless that culture changes, and it will change, but it will not change in a year or so. So I believe that it is a cycle. So I think we are in a different sort of times these days. Once this cycle changes, things will fall in line. Gee, so Rohit, as you heard Saurabh, and he is saying that for the past 6-7 years, there has been this issue of non-cooperation. Two political parties governing Delhi, right? So, आपकी पार्टी है जो MCD को गवर्न कर रही है, उनकी पार्टी है जिनका इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है। तो जो वो कह रहे हैं, आप मानते हैं इस बात को कि आप कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे? देखिए, मैंने पहले भी बताया जिस प्रकार से अभिषेक जी यहाँ बैठे हैं, क्योंकि MCD के अंदर है अभिषेक जी, और सौरभ जी खुद विधायक हैं, और सरकार जो है MCD के अंदर, भारतीय जनता पार्टी MCD के अंदर और दिल्ली के अंदर है। और मैंने जैसा कहा, पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था सोनिया जी, लेकिन अब क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है? कारण सोच है। सोच बिल्कुल सही कहा, लगातार प्रयास करते जाते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि MCD के मेयर्स को जाके मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना देना पड़ा, लगातार हड़ताल करनी पड़ी, भूख हड़ताल करनी पड़ी। इससे ज्यादा क्या हाल होगा? आप पैसा, अभिषेक जी ने बिल्कुल सही कहा, जो जेन्युइन पैसा है, अभिषेक जी एक निगम पार्षद है, खुद वो जानते हैं MCD में कि वो जो पैसा है वो MCD को देना है दिल्ली सरकार को। सिर्फ इसीलिए नहीं दिया जा रहा कि एक जनता के अंदर एक मैसेज ऐसा दिखाना है कि देखिए बीजेपी MCD के अंदर है और यहाँ पर देखिए गंदगी हो रही है, पैसा वो काम नहीं कर रहे। टीचर्स जो हैं, जो उस समय कोरोना वॉरियर के रूप में घरों पर जा रहे थे, सारी ड्यूटियां निभा रहे थे, आज उनको सैलरीज नहीं देने के लिए पैसा है 13,000 करोड़ रुपए। और उसके अलावा देखिए कोऑर्डिनेशन ताली दोनों हाथों से बजती है। लगातार प्रयास करा जा रहा है कि MCD के साथ, क्योंकि कभी मैंने बताया, देखिए राजनीति कर रहे हैं, स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, पहले भी सरकारें रही, लेकिन इस तरीके की, क्योंकि एक सोच है, वो सोच है अराजकता की सोच, वो अराजकता की सोच है, वो ज्यादा। ये अराजकता की सोच किसकी है? आपकी, आम आदमी पार्टी की? देखिए, मैं तो बिल्कुल सीधा कह रहा हूँ। अभी देखिए दिल्ली जो है, दिल्ली एक देश की राजधानी है, और सुबी जी ने जो बात कही, आज दिल्ली को किस तरीके से एक बंधक के रूप में बनाने की कोशिश, आज से नहीं, क्रोनोलॉजी, अभी सौरभ जी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रोनोलॉजी समझाता हूं मैं। क्रोनोलॉजी क्या है? क्रोनोलॉजी ये है कि जिस प्रकार से 2018 के अंदर दलित आरक्षण के नाम पे एक पूरे देश के अंदर माहौल बनाया गया कि दलितों आरक्षण खत्म हो जाएगा, किसी का आरक्षण खत्म नहीं हुआ, ना होगा। एक बात। दूसरी बात, 2019 के अंदर कहा कि नागरिकता चली जाएगी CA के नाम पे मुसलमानों की, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं था, नागरिकता देने के लिए था CA। तीसरा 2020 आया तो भ्रम फैलाया गया कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, MSP खत्म हो जाएगा किसानों के नाम पे। तो एक कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। उसका रीजन देखिए, मुख्यमंत्री जी जब 2014 26 जनवरी की बात थी, मैं 10 सेकंड लूंगा। 26 जनवरी 2014 अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे। अरविंद केजरीवाल जी ने यहीं पे रेल भवन के पास बैठकर क्या कहा था कि मैं 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है उसकी परेड नहीं होने दूंगा। वो जब उन्होंने जो सपना देखा था 26 जनवरी, इस 26 जनवरी को उसको पूरा करने की कोशिश, इन अराजकता, मैं कहूंगा अराजक अरविंद पार्टी है, ना कि आम आदमी पार्टी। तो अराजकता की सोच है। ठीक है रोहित, इसका जवाब हम लेंगे सौरभ से, लेकिन उससे पहले मैं अभिषेक के पास जाऊंगी। अभिषेक, शीला दीक्षित भी सरकार में थी, तब भी बीजेपी की MCD थी, तब क्या ये इश्यूज हुए जो आम आदमी पार्टी के साथ अभी हो रहे हैं? देखिए, जब दिल्ली में पहली बार शीला दीक्षित जी की सरकार बनी थी, उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। अगर आप अनुमति देंगे, एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे सोच आपको समझ आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में निर्देश दिया कि अगर आपने बसें बंद नहीं करी तो मैं आप सबको जेल में डाल दूँगा। और मैं आपको बहुत, जो मैं बात बता रहा हूँ बहुत फैक्चुअल बात है, तभी और पैनल में बता रहा हूँ। अजय माकन जी को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया और ओवरनाइट ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी की दिल्ली में ट्रांसफर हो जाती है, और केंद्र में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, भारतीय जनता पार्टी की। माकन जी ने CM मैम को फोन करा, शीला जी को, ये कहा कि जी मेरा ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी चेंज हो गया है, साजिश हो रही है, आंदोलन होना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए।
उन्होंने बात करी तो उनको मैसेज मिला कि ये मैसेज डेप्यूटी पीएम साहब के यहाँ से आया है, तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी चेंज नहीं होगा। तो दो ऑप्शन थे, या तो वो धरना करते या वो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के साथ काम करते। अगर वो धरना करते तो सभी अधिकारियों को पता चल जाता कि दिल्ली सरकार के अंडर हमारी ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग है, तो हमारी बात तो सुनते नहीं। उन दोनों ने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के साथ काम करा। दिल्ली के अंदर पहली ग्रीन लाइन बसेस शुरू हुई और दिल्ली के अंदर डीजल की बसेस बंद हो गई। उस समय की सोच थी। अगर आज हम किसी भी तरीके से दिल्ली का विकास चाहते हैं तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिल्ली के अंदर है, एक विधायक की एक पावर्स है, एमपी के एक पावर्स है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक पावर है, जब तक हम उसको मानेंगे नहीं दिल्ली के हित में, तब तक दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। रही बात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, डीडी की, एमसीडी की, मुझे लगता है अगर आज हम सब अपनी सोच को बड़ा कर लेंगे, दिल्ली की सोच रखेंगे, तो सफाई सैनिकों को तनख्वाह भी मिलेगी, दिल्ली के अंदर बसेस भी आएंगी, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन भी कम होगा। परंतु अगर हम एक दूसरे की टांग खींचना शुरू करेंगे तो ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला। कांग्रेस पार्टी की आज हमारी विधानसभा में एक भी सीट नहीं है, परंतु समय बदलता है और समय यही लोग बदलते हैं जब देखते हैं कि दिल्ली में आज बसें नहीं है। मैं याद है, मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, बाइक पे कॉलेज जाता था तो आंखों में से आंसू निकलते, इतना प्रदूषण दिल्ली में था। वही प्रदूषण आज 15 साल बाद फिर से दिल्ली को देखने को मिल रहा है। दिल्ली के अंदर 3rd फेज ऑफ मेट्रो डिले हो गया, 4th फेज की हम बात नहीं कर रहे। दिल्ली के अंदर 6300 बसें शीला जी छोड़ के गई थी, 3200 बसें हैं। दिल्ली के अंदर जो बहुत कम फ्लाईओवर्स बने हैं और जो फ्लाईओवर्स बने हैं वो शीला जी के समय में बने हैं। और ये बात सच है कि उस समय की फ्लाईओवर्स की कीमत को दिल्ली सरकार ने कम दिखाया, बिकॉज उसके अंदर काफी ओवर ब्रिजेस उन्होंने रोक दी। हम 23 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट करते थे, केजरीवाल जी 700 करोड़ का करते हैं, तो जाहिर सी बात इनकी बात बहुत खुल के सामने है। लेकिन कोई तो वजह होगी, कोई तो होप होगी कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली वालों ने बहुमत देकर दोबारा या दोबारा हम कहें तो गद्दी पर बिठाया। तो सौरभ ये बताएं कि जैसे अभिषेक ने कहा, जैसे रोहित ने कहा, एक तो हुई साफ नियत, इफ यू वांट टू डू समथिंग यू हैव वेज टू डू इट, अदरवाइज यू हैव रीजंस नॉट टू डू इट। देखिए तो नहीं है जी, मैं जब आया था आपके इसमें तो मुझे लगा कि शंग्रीला होटल की बहस चल रही होगी, बट फिर मैंने बहस देखी तो मैं उसी बोर्ड में आ जाता हूँ वापस। हम तो वापस आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2017 में दिल्ली नगर निगम का चुनाव हुआ। 10 साल से बीजेपी दिल्ली नगर निगम में थी। अमित शाह जी ने कहा जितने पार्षद हैं, ऑन रिकॉर्ड है, जितने पार्षद हैं भाजपा के इतने बदनाम हैं कि पब्लिक ढूंढ रही है उनको। सारे के सारे भ्रष्ट हैं। एक एक लेंटर पे 2.5 लाख रुपए का रेट है दिल्ली में। मेरे साथ ये भी चल ले, मैं पूछवा दूंगा। 2.5 लाख रुपए का रेट है एक लेंटर का। सारे के सारे पार्षदों को बदलना पड़ेगा। नारा दिया, नए चेहरे नई उड़ान, दिल्ली मांगे कमल निशान। और इन्होंने सारे के सारे सिटिंग काउंसलर्स के टिकट काट दिए, सारे नए लेके आए। ठीक है जी, लोगों ने कहा कि भाई अब तो नए ले आए, ये ठीक होंगे, इनको वोट दे दिया, इनकी सरकार बन गई। तीनों नगर निगमों में इनकी सरकार बन गई। इस वक्त दिल्ली नगर निगम के अंदर इतना बुरा हाल है। मैं आपको 15 दिन पुरानी वाली बात बता रहा हूं। वसंत कुंज के अंदर एक आईएएस अधिकारी थे, वो अपना मकान बना रहे थे। भाजपा के पार्षद हैं, उन्होंने पैसे मांगे। आईएएस अधिकारी को पता था अगर ये बता दूंगा भाजपा का पार्षद है तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने बोला जी जेई 10 लाख रुपए मांग रहा है। सीबीआई ने ट्रैप बिछा दिया। 30 लाख रुपए की बात हुई आईएएस अफसर से। पहली किस्त लेने खुद पार्षद भाजपा का वसंत कुंज के अंदर आ गया। 10 लाख रुपए रंगे हाथे लेते हुए सीबीआई वालों ने धर लिया। अब वो पार्षद तगड़ा है, वो भागा और 1-2 सीबीआई वालों को भी उसने धक्का देके भागा। तो सीबीआई वालों ने शोर मचा दिया, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर। वहां खूब लोग इकट्ठे हो गए। फिर सीबीआई का तो पूरा ट्रैप होता है। आगे उन्होंने पकड़ा और उनको तो लग रहा था जेई है। उन्होंने अच्छी तरह कूटा, उसको खूब कूटा और आसपास लोग इकट्ठे हो गए। आप यकीन नहीं मानोगे, सीबीआई वालों ने अखबार वालों को खबर नहीं दी, क्योंकि उनको ऊपर से गालियां पड़ी, तुमने हमारे ही पार्षद पकड़ लिया बीजेपी का। आप सुनिए ये बात, हमें ये बात पता चल गई क्योंकि आसपास जब इतना शोर मचा, मारो मारो मारो, उन्होंने पता कि हमारा पार्षद पकड़ लिया।
हमें खबर पता चली अगले दिन, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई कि सीबीआई वालों ने गलती से भाजपा का पार्षद पकड़ लिया 10 लाख रुपए लेते हुए। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 घंटे बाद सीबीआई ने प्रेस रिलीज करके कहा कि हाँ जी एक पार्षद पकड़ा है, मगर उसकी खबर दोबारा नहीं आई। अब आप ये सोचिए, एक तरफ ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमने पैसा नहीं दिया इनको। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अभिषेक भाई यहाँ पे, ये भी यहाँ पे, शीला दीक्षित जितना पैसा देती थी इनको, उसके बाद अरुण जेटली जी भी एक बार 1 साल के लिए उन्होंने पैसा दिया इनको, क्योंकि एलजी का शासन था। अरुण जेटली ने, इनके खुद के फाइनेंस मिनिस्टर ने एमसीडी को कितना पैसा दिया, और अरविंद केजरीवाल हर साल कितना पैसा दे रहे हैं, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 गुना ज्यादा पैसा हम दे रहे हैं। दूसरी बात, हाईकोर्ट में कई बार गए, हाईकोर्ट ने कहा कि ये पैसा दे रहे हैं हम बराबर इनको। अगर इनके पास पैसा नहीं है, मैं ये नहीं मान लेता हूं इनके पास पैसा नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है कि 5 महीने से इन्होंने सैनिटरी वर्कर को पैसे नहीं दिए, डॉक्टरों को पैसे नहीं दिए, नर्सों को पैसे नहीं दिए, वो हड़ताल कर रहे हैं, पैसा नहीं है। 1 हफ्ते पहले इन्होंने, अब आप देखिए, सुनिएगा कंट्रास्ट, दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, एमएलएस को फंड बंद है, हमें फंड नहीं मिला पिछले साल, इस साल भी नहीं मिला। केंद्र सरकार के पास कोरोना की वजह से पैसा नहीं है, उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फंड नहीं दिया। इनके पास हम तनख्वाह दे रहे हैं, केंद्र सरकार तनख्वाह दे रही है, एमपी एमएलए का फंड काट दिया, ये तनख्वाह नहीं दे रहे 5 महीने से। इनका फंड 25 लाख रुपए था काउंसलरों का, इन्होंने 600% पार्षदों का फंड बढ़ा के 1.5 करोड़ कर दिया। कैसे कर दिया भाई? एक तरफ तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पार्षदों को पैसा देने के लिए तुम्हारे पास फंड है। तो ये जो झूठ है, अगर उसको तेज बोला जाए तो वो सच नहीं बन जाता, झूठ को बार बार बोला जाए तो सच नहीं बन जाता। एक बार वो बहन जी बात करी थी, मैं एक बात और छोटी सी बता दूं, मैं आंखों देखी बता रहा हूं, सच बता रहा हूं। मेरे साथ जो भाई यहाँ पे, जिसको यकीन ना हो, मैं उनके साथ कल चलने के लिए तैयार हूं, आपको कंफर्म करा दूंगा। परसों जो सिंघू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे हुआ है, वो आप जाके वहां पे पता कीजिएगा। कोई स्थानीय आदमी नहीं था जिसने वहां पे किसानों के ऊपर पत्थर चलाए हो, कोई स्थानीय आदमी था। मैं भी तो स्थानीय हूं, हमारे यहाँ तो पंचायत नहीं हुई, मैं भी गांव से हूं, मैं भी चिरागदली गांव से हूं, हमारे यहाँ तो कोई पंचायत नहीं हुई कि मैं इनको भगाऊं। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स वहां पे 50 से 150 लोगों की भीड़ को लेके गए, 4000 पुलिस वाले वहां मौजूद थे, रैपिड एक्शन फोर्स वहां पे मौजूद थी, आधा किलोमीटर तक बैरिकेडिंग थी, एक आदमी को नहीं जाने दिया जा रहा था वहां पे, उन सबको वहां तक जाने दिया गया। वहां पे पत्थर पहले से मौजूद थे, 2 ट्रक पत्थर वहां पे मौजूद थे, उन्होंने पत्थर उठाए और उन बेचारे किसानों को, 70-70, 80-80 साल के बुजुर्ग जो पंजाब से क्या सोच के आए होंगे दिल्ली के बारे में, वो वहां पे बैठे थे, उनके ऊपर पत्थर चलाए गए, उनको गाली दी गई, और ये बाद में चलाई गई खबर कि साहब स्थानीय लोगों के और किसानों की झड़प होगी। मैं चाहता हूं दोस्तों, किसी प्रोपेगेंडा में मत आइएगा, मेरी बात भी मत मानिएगा, खुद जाइएगा गाजीपुर, टीकरी बॉर्डर, वहां के स्थानीय लोगों से बात कीजिएगा। वो लोग अपने घर से दूध देके उनके लिए चाय बना रहे हैं, उनके घर से बिजली के कनेक्शन लेके, गांव वालों के जो किसान है, इनके ट्रैक्टर के अंदर लाइट आ रही है, वो लोग क्यों मारेंगे उनको? बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। पूरा मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, इसीलिए मैंने बोला था कि समझाएंगे। जो है वो अपने घड़ी देखते हैं। तो अब देखिए, मैं सीधा आता हूँ क्योंकि समय की भी हुआ है। आम आदमी पार्टी की जो पैदा हुई थी, आम आदमी पार्टी में पैदा होना चाहूंगा, किस चीज पे हुई थी? करप्शन पे। क्या कहा था, क्या लाएंगे? जंगलोत्पल। आ गया? आ गया? जोर से बोलिए, तो सुनाई देगा। भ्रष्टाचार पे आए थे, भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जब भ्रष्टाचार मिटाएंगे। ये है दिल्ली जल बोर्ड, किसके अंडर में आता है? सरकार में किसके अंडर में आता है? किसके अंडर में? केजरीवाल जी। दिल्ली जल बोर्ड को दिल्ली सरकार ने पैसा देने की बात कर रहे हैं, दिया पैसा दिया 5 साल के अंदर दिल्ली जल बोर्ड को इन्होंने दिया 31,428 करोड़ रुपए। बहुत बढ़िया। लेकिन उस 31,428 करोड़ रुपए से
अभी तक 26,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं दे पा रहे। ये 26,000 के मैं साक्षात सबूत आप लोगों के सामने ये बातें कर रहे थे। मुझे पता था कि ये झूठ बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, यूटर्न लेंगे अपनी बातों से। बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही थी। वाईफाई मिल गया आप सबको? मिल गया? मेरा युवा बैठे युवा से बात कर रहे थे, भैया 25 कॉलेज बनवाने की बात की थी, बन गए। एक कॉलेज का नाम बता दे, सौरभ जी बैठे नहीं बता पाएंगे। मैं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से छात्र राजनीति करके आया हूं, तो मुझे पता 25 कॉलेजों की बात की थी। एक मात्र कॉलेज दिल्ली के अंदर नहीं बना। कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है, हमें पता था कि कुछ नहीं होने वाला है। ये 26,000 करोड़ कहां है पता नहीं। इनसे सवाल कर रहे हैं तो होर्डिंग लगा रहे हैं, तो होर्डिंग फाड़ रहे हैं इनके गुंडे। एक बात, अब आ जाते हैं इनकी बात पे। ये बात कर रहे थे कि भैया सिंधु बॉर्डर थे। 26 तारीख को लाल किले के प्राचीर पे जो हुआ वो शर्मनाक था। देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो अपमान किया गया वो किसके द्वारा किया गया? बिल्कुल दीप सिंधु जा रहा रिश्तेदार है। ये आपका हाथ ये दंगाइयों के साथ। मैं फर्जी बात नहीं करता इसकी तरह। मैं बिल्कुल पता था मुझे 400 से ज्यादा पुलिस वाले जो हमारे सुरक्षा कर्मी है वो घायल हुए। एक आवाज निकली सुरक्षा कर्मियों के लिए, निकली। रिव्यू देते हैं अरविंद केजरीवाल जी, आज पिक्चर कौन सी अच्छी लगी है, कौन सी हीरोइन ने कौन सा गाना है, कौन से कैसे अच्छा किया। लेकिन एक शब्द हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो घायल हुए उनके लिए, उनके परिवार वालों के लिए नहीं बोलेंगे। क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगते हैं ना, एयर स्ट्राइक पे सबूत मांगते हैं, तो दिल्ली पुलिस तो इनके लिए कुछ है ही नहीं। एक बात। दूसरी बात पे आ जाइए, ताहिर हुसैन किसके नेता थे? किसके नेता? कहां पे आज वो? ईश्वर जहां किसकी नेता थी? निगम पार्षद कांग्रेस पार्टी की। आज वो कहां पर है? किस चक्कर में? देखिए दिल्ली का माहौल मैं चाहता नहीं था, लेकिन मैं तो सबूतों के साथ आया हूं। ये कह रहे थे चलेंगे लेकर जाएंगे, तो मुझे लगता है आपको दिल्ली की जनता ने बहुमत दिया है और हम आपको चाहते हैं, हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। आप कम से कम ह्यूमन राइट जो है वो उनके भी हैं। और आप लोग बिल्कुल आपने वाईफाई दिया वहां पर जाके, जो वहां पर कथाकथित किसान बैठे हैं सिंधु बॉर्डर पे, लेकिन दिल्ली के लोगों को वाईफाई नहीं दे पाए। आप दिल्ली के अंदर नहीं, 10 सेकंड और, दिल्ली के अंदर जब 6 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, साफ पानी की बात कही थी, सदमा बिहार से लेकर आज तक वहां पे नलके नहीं पहुंच पाए। 1/4 आज तक दिल्ली के अंदर पानी जो पहले जितना मिलता था, नलके थे घरों पे, आज भी उतने ही मिल रहे हैं। पानी रोड पे बह रहा, रोड पे बह रहा, घरों तक नहीं पहुंच पा रहा ना। तो स्थिति आज ऐसी है कि देखिए बातें बड़ी बड़ी अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे, भ्रष्टाचार पे आए थे, लेकिन आज जो है 26,000 करोड़ का भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा हुआ है। इसका जवाब दे दो ज्यादा अच्छा है जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक पार्टी आरोप लगा रही है, दूसरी पार्टी उस पर आरोप लगा रही है, जवाब कोई नहीं दे रहा है। ये मुझे मालूम था कि ये मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाएंगे, ये क्या इनके बड़े नेता भी नहीं दे पाएंगे। मैं आपको आपकी बातों का पूरा जवाब देता हूं। जन लोकपाल कानून दिल्ली विधानसभा जब पहली बार लगी थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसका कानून पास किया था और इनकी केंद्र सरकार को भेजा था, क्योंकि दिल्ली में कोई भी कानून जो है जब तक केंद्र पास नहीं करता वो पास नहीं होता। इनको पता है, इनको भी पता है और इनकी केंद्र सरकार को भी पता है कि वो कानून इनके यहाँ फाइलों में दबा हुआ है। अगर नहीं पता तो यहाँ पे बोल रहे हैं, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप बताइए थे सर, बताइए आपने किसको अपॉइंट किया, नाम बताइए ना। अरे नाम बताइए सर नाम बताइए, बात में मत कीजिए, नाम बताइए कि हमने जन लोकपाल। सुनिए ऐसा है, बार बार शोर मचाने से सच झूठ नहीं होता। मैं आपसे सिर्फ सवाल ये बोल रहा हूँ कि जन लोकपाल कानून पास करके हमने केंद्र को भेजा हुआ है नहीं भेजा हुआ? अरे कानून बनेगा तभी तो कोई बनेगा। नाम बताइए, नाम बताइए। ये क्या तरीका है, कैसे लागू कर दिया जब तुमने कानून पास ही नहीं किया? एक बात दे दो, माइक दे दो, नहीं माइक दे दो इनको। मैं इनसे सिंपल ये बात पूछ रहा हूँ, जन लोकपाल कानून हमने केंद्र को भेजा या नहीं भेजा, और आपने क्यों नहीं पास किया अब तक? दिल्ली का पास क्यों नहीं किया अभी तक आपने?
हम तो पास करके आपको भेज चुके केंद्र के पास, नहीं कर चुके। आप सब लोग गूगल करके, जी सब लोग गूगल करके देखिए, सब लोग गूगल करके देखिए, सब लोग गूगल करके देखिए, स्मार्टफोन पे, हाँ स्मार्टफोन करके देखिए कि दिल्ली सरकार ने जो भेजा है उन्होंने अब तक बैठे हैं उसके ऊपर। कौन है बताइए, चल लोकपाल कौन है बताइए ना, कौन आपने कर दिया बताइए कौन। देखिए भाजपा की खास आदत यही है कि ये खुल के झूठ बोलते हैं और इतनी बार झूठ बोलते हैं यार। एक बात बताइए, मैं इसमें भी बोलूंगा, पहले जन लोकपाल में यार अब सुनो, जन लोकपाल में इनके पास जवाब नहीं है। अब मैं जन वोट के बारे में बताता हूँ, अब मैं जन वोट में बताऊंगा, इसके पास भी जवाब नहीं होगा। जन लोकपाल में मैंने इनको पूछा कि आपने हमारा पास किया हुआ कानून अब तक क्यों नहीं पास किया, इनके पास जवाब नहीं है। अब कहाँ भाई, तुम पढ़े लिखे हो या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो? कितना पढ़े लिखे हो? तुम्हें पता है दिल्ली असेंबली के अंदर जो कानून होते हैं उसको केंद्र को पास करना पड़ता है। यार क्या बात कर रहे हो, आपको इतना भी नहीं पता? आप दिल्ली कर रहे हो, आपको इतना भी नहीं पता कि दिल्ली के असेंबली के कानून केंद्र को पास करने पड़ते हैं? सवाल कर रहे हो। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर देखिए, अगर दिल्ली सरकार के पास अपनी अभिषेक आप बता दो, दिल्ली सरकार ने जो जन लोकपाल पास किया है वो किया है नहीं किया? कृषि पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कृषि मंत्री कौन है पूछ लीजिए इनसे। अभिषेक आप सबको बता दो, मंत्री का नाम तो बता दीजिए, आप मंत्री हैं, कृषि मंत्री का नाम बता दीजिए। आप वहां पे पहुंच गए, नाम बताइए। गोपाल राय, आप बताओ। अरे गोपाल राय कहाँ पे कौन सा है? नाम बताइए, नाम बताइए। अब नाम बता दिया तो कौन से कभी गोपाल राय, कौन सा गोपाल राय कागज लागू नहीं करी। और से चिल्लाने से कोई झूठ सच नहीं हो जाता। दीप सिंधु आपका आदमी था, प्रधानमंत्री के साथ उसकी फोटो है, सनी देओल का वो छोटा भाई है, वो लाल किले में पहुंच गए, लोगों के ऊपर हमने जला दिया। बताइए जी जी वाला मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखिए चिल्लाना बड़ा आसान होता है। आज की डेट में ऑपोजिशन जो काम करती है वो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज काम करती है। मैं दिल्ली वाले की पर्सपेक्टिव से कहना चाहता हूं, अगर दिल्ली जल बोर्ड में 26,000 करोड़ का स्कैम है तो सीबीआई बंद करे, मुख्यमंत्री को कुछ नहीं रोके सीबीआई को एक्शन लेने से। और अगर दिल्ली सरकार या निगम के अंदर स्कैम है तो वही सीबीआई एक्शन ले। आप दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रतिरोध को लगाते हैं, परंतु आप सीबीआई क्वेरी क्यों नहीं मांग करते ताकि इन लोगों को सच ना पता चले। दिल्ली सरकार आज सीबीआई को रिकमेंडेशन दे कि एमसीडी में स्कैम है। मैं चैलेंज करता हूं सीबीआई से कि सीबीआई वाले जाके हमारे मेयर को, हमारे कमिश्नर को बंद करें। अगर दिल्ली जल बोर्ड में स्कैम है तो आप जाके हमारे चीफ मिनिस्टर को बंद कीजिए। आप लीगल एक्शन नहीं लेते, आप केवल चिल्लाते हैं। आप बताइए दिल्ली वाले का क्या दोष है कि आज एक सिपाही सैनिक को दो लोगों की लड़ाई की वजह से तनख्वाह नहीं मिल रही। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के अंदर भले वो दीप सिद्धू हो या आम आदमी पार्टी का कोई वर्कर हो या हमारी पार्टी का वर्कर हो, अगर वो झंडे का अपमान करता है तो उसे बंद करो। किसकी हिम्मत है, किसकी हिम्मत होती है कि वो लाल किला पहुंचता है? मैं आपको दे रहा हूं चैलेंज, अगर हमारी सरकार होती तो 2 दिन के अंदर दीप सिद्धू होता है, उसका बाप होता, हम उसको बंद करते। आपने आज तक एक भी अराजकता करने वाले को बंद क्यों नहीं करा? आप एफआईआर करते हो तो किसान यूनियनों पे करते हो। जो भी गलत हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसका बाप कोई भी हो या उसका अंकल एमपी हो, वो बंद होना चाहिए। देश का अपमान, झंडे का अपमान कोई नहीं कर सकता। परंतु 400 लोग लाल किला पहुंचे, हमारे पुलिस वालों पे हाथ छोड़ दे, इतनी हल्की दिल्ली पुलिस नहीं है। मैं खुद दिल्ली का रहने वाला हूं, दिल्ली पुलिस के नाम से लोग घबराते हैं। कुछ चंद गुंडे लाल किला पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच गए? टीकरी बॉर्डर से लाल किला 41 किलोमीटर दूर है। दिल्ली के अंदर 1 लाख किसान आया था, मात्र 500,000 ही तो पहुंचे। किसने परमिशन दे दी? आप बताओ किस पे इल्जाम लगना चाहिए? बीजेपी में मोदी जी के किसके प्रशासन पे लगना चाहिए? प्रशासन किसके
अभिषेक जी, अभिषेक जी, बिल्कुल कैसे पहुंच के 500 गुंडा करने वाले लाल किला? अभिषेक जी, पूछो इन बच्चों से, ये बताएंगे किसने भेज दिए भाई? अभिषेक जी, घुस के दिखा दे। अभिषेक जी, अगर आपसे नहीं समझ रही हम लोग देंगे। 26 जनवरी को जो हुआ ये कौन चलना आपको? अच्छा, आपको याद होगा, लगता नहीं कि कभी कोई भूल पाएगा। बिल्कुल नहीं। खासकर जो दिल्ली वासी और हैं, दिल्ली वालों को जो भूलना भी बच्चे- नहीं चाहिए। जो बच्चे आज जो 20 अपमान साल करके बाद गए हैं। बड़े हुए हैं, वो तो कभी बंद करो ना, जिसने बंद किया क्यों नहीं पकड़ते दीप सिद्धू को? कितने लोग हैं? भाई दीप सिद्धू इनका ही आदमी है, बंद कैसे कर देंगे? 1984 के दीप सिद्धू इनके घर का आदमी है, इसको कैसे बंद कर देंगे? तो अंदर जाएगा। हाँ, कब जाएगा? कब जाएगा? आज बंद करो उसको। दीप सिद्धू को तो खाने दीप सिद्धू जाएगा प्रधानमंत्री के घर, बताइए वो कैसे इसका जाएगा? कहाँ है? इसका जहाँ जेल में क्यों आपकी निगमबाज चल? और ताहिर हुसैन दीप सिद्धू जाएगा प्रधानमंत्री के घर, वो क्यों जाएगा? अरे जेल में सिद्धू को प्रधानमंत्री के घर में दीप सिद्धू तो प्रधानमंत्री का रिश्तेदार है। दीप सिद्धू कैसे जाएगा? क्यों पी रहा है? दीप सिद्धू प्रधानमंत्री जी के घर में टोकला खा रहा है। राहुल गांधी का दीप सिद्धू क्यों जाएगा? गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी को राजपथ में राहुल गांधी की सबके बीच इन तीनों से सवाल होगा कि क्या वाकई में दिल्ली एक स्मार्ट सिटी का सपना चलिए कौन सी होगी भाई? सौरभ से पूछते हैं कौन सी होगी? गंगा सिटी या स्मार्ट सिटी? हेलो 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 हेलो। देखो कोई इंटरनेट बंद कर रहा है, तुम माइक बंद कर रहे हो। ऐसा क्या है? मैं आपको बताऊं, आपके लिए नहीं कह रहा, जनरली पब्लिक के लिए कह रहा हूं। पब्लिक नहीं जानती कि पब्लिक के अंदर कितनी ताकत है। वो आदमी जानता है जो बार बार पब्लिक की ताकत को दबाने के लिए उसका इंटरनेट बंद करे। स्मार्ट सिटी बाद में, हम सबको पहले स्मार्ट बनना पड़ेगा। एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उस स्क्रिप्ट के अंदर पात्र हैं दिल्ली पुलिस, पात्र हैं टेलीविजन अरविंद चैनल। केजरीवाल जी जो कहते हैं 26 जनवरी नहीं बनने देंगे। रोहित सौरभ को बोलने दीजिए। सौरभ सलाम है दिल्ली पुलिस को, वो तो सलाम उनके जज्बे को, रोहित। जो संयमता को बदलू करे। इमोशंस में नहीं खेलना है, हम सिर्फ एक लॉजिकल बात पूछ रहे हैं। मैं एक बात बता देता हूँ। 6 साल पहले जब दिल्ली पुलिस के अपने सिपाहियों को मैं रोड पे खड़ी रिक्शा से 300 रुपए लेते देखता था, तो भी मैं उन्हें सलामी करता था। अब वो 500 रुपए लेते हैं, तो भी मैं उनको सलामी करता हूँ। ये गलत है साहब भाई। सेना के लिए देखिए, सब साइकिल ये सब गलत है। बिल्कुल गलत है। इस तरीके से बात करना शोभा नहीं देता। मुझे लगता है इस तरीके से दिल्ली पुलिस के लोगों का अपमान करना सही नहीं है। देखिए, गलत है। 300-500 की बात मुझे लग रहा है यहीं पर मुझे लग रहा है रैप अप करना पड़ेगा हमको। चलिए एयर स्ट्राइक में नहीं पहुंचते, हमको रैप अप करना पड़ेगा। आई एम वेरी सॉरी कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला। नहीं एक आखिरी बात मैं बताना चाहती हूँ सौरभ आपको। जब आप नहीं आए थे, हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम में सोफे पे बैठे हुए थे। जब आप नहीं आए थे तो ये दोनों के दोनों, अभिषेक भी और रोहित भी, बार बार पूछते सौरभ कब आएगा, सौरभ कब आएगा, सौरभ कब आएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि दोनों बहुत ही तहे दिल से इंतजार कर रहे थे कि सौरभ कब आएगा। और वाकई में they wanted to chat with you, they wanted to chat with you, हेलो, and they wanted to have मैं आपको बताऊं, they want to sing you, yeah। दोनों ही मेरे बड़े भाई हैं। देखिए ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं और मैं तो उनसे सीख रहा हूँ, ठीक है? और पूरा प्यार। ये देखो, ये सबका बायोडाटा लेके आया। तुम्हारी शादी हो गई? अच्छा, फिर तो भैया कम करेंगे। हमारी तो हो चुकी, हमारी तो बोलो कितनी बताओ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, thank और you. जो भी हाँ जी From the public, we will take only 2 questions. there will be no rebuttal, And it should be questions, not remarks. yeah, short questions, no rebuttal। एक ही बार सवाल पूछेंगे जी आप। Mic, can we have mic to her, the front? Ladies first, yeah।
question. My name is Shivani Gupta. Saurabh is aware of me. I'm a journalist. My question is to you. The Delhi government is very concerned about pollution in the national capital, and we believe the biggest reason is crop burning from neighboring states like Punjab. Now, one of the demands that the farmers have made is that there should be no penalty on them for crop burning, which is the new rule under the law that is being brought in. Do you support this demand? देखिए, what we have been saying from day one is that no farmer wants to burn the crop residue until he has an alternative arrangement. And it is the duty of the state government and the central government to provide them alternative arrangements within his pocket. This is where we have failed. Penalty is not the solution. You cannot penalize lakhs of farmers who are burning residue. You have to provide them alternative arrangements like we have done in Delhi. We have worked with one of the central government institutes and they have provided us one biodegrading mixture, a solution which if sprayed on the residue, it will convert it into manure. So I think that should be, used across the states like Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. That can be the solution. Penalty is not a solution. बिल्कुल सौरभ जी ने सही कहा, बड़ी बड़ी फोटो अपनी लगा के छोटा सा पोल्यूशन पे कंट्रोल बंद करके उतना पैसा अगर उसमें लगाते तो अच्छा। आज से 10 साल बाद भी इतना ही पोल्यूशन होगा जितना मुझे मेरा एक्सपीरियंस बताता है। Anyway, next question. We have only one more question. Where do you have the mic? Okay, the one in the last. Sorry. Yeah, to that. We can Please not be have quick. this going on for the entire day. Okay. We have other panels as well. मेरा नाम नरदीप चौधरी है। मेरा सवाल गौरव जी से है। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग नारे लगाते हैं, भारत के टुकड़ों में हजार आप कन्याकुमारी के साथ खड़े हो जाते हो। फिर दिल्ली में सीए के प्रोग्राम सवाल क्या है सर? खड़गी इमाम और उमर खालिद के ये साथ खड़े थे और चुपचाप उनके सबके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे की मंजूरी भी यही गवर्नमेंट देती है। आज ये सिंगू बॉर्डर की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सौरभ ऑलरेडी इसका आंसर कर चुके हैं। आप बैठिए, आप बताइए जल्दी से। भाई देखो, हम किसानों के साथ हैं, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे। ये जेएनयू में खड़े थे, उमर खालिद भी आज जेल के अंदर है पिछले 6 महीने से, जिसके साथ सब जेल के अंदर। Please, now we can only do questions. No, I'm sorry, I cannot allow that. I'm sorry, I cannot allow that. Please say. No, please, he has a right to ask question and then we have asked the last several sessions. मेरा नाम सुनील शर्मा है। ये 2 महीने तो होती रही दिल्ली की जनता के रूप में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वो क्या है कि बच्चा फेल हो रहा बार बार, तो बहाना क्या मारता जी टीचर खराब, पेंसिल टूट गई, कागज फट गया। आप लोगों ने सीधा पूछ रहे हैं एमसीडी में प्रॉब्लम चल रही है, वो कब ठीक होगी? तू मैं मत कीजिए, खालिद पे मत लेके जाइए, जेएनयू पे मत लेके जाइए, आप बॉर्डर पे भी मत जाइए। बहुत बुरी हालत है एमसीडी की, कूड़ा घर के सामने पड़ा हुआ है। हमें नहीं समझा कि किसकी गलती है, पहले कभी किसी की गलती नहीं होती। कृपया ये बता दीजिए, आप दोनों मिलकर, आप तीनों पार्टियों को, कि प्रॉब्लम सॉल्व कब और कैसे होगी? मैं आपको भाई साहब बाकायदा डेट बता देता हूँ, सोल्यूशन हो जाएगा। पैसा कब दे रहे हैं? मैं बता देता हूँ, 13,000 भैया मैं बताता हूँ, मार्च 2022 में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर, जनता की एक बार सुनिए प्लीज। मैं 2022 में हो जाएगी। मैं एक बात आपकी काटता हूँ। 2017 में भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल मैनिफेस्टो था। रोहित भाई यहाँ बैठे हैं। उस मैनिफेस्टो में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने लिखी थी और उसको मनोज तिवारी जी ने कई बार दोहराया भी था कि अगर दिल्ली के अंदर तीनों निगमों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो कि बनी, और केजरीवाल जी ने पैसा नहीं दिया, तो हम केंद्र के माध्यम से निगमों को पैसा दें ताकि हमारे सफाई का ना रुक पाए। मैं एक ही निवेदन करूंगा रोहित भाई से कि अगर केजरीवाल जी पैसा नहीं दे रहे तो केंद्र के माध्यम से तुरंत पैसा दें ताकि हम तनख्वाह दे पाए और जो गलत है उसको बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी नहीं दे रहे पैसा, वो भी इन्हें पैसा नहीं देना चाहते क्योंकि उन्हें भी पता है सब खा जाएंगे। देखिए मैं चाहता हूँ ये आवाज पहचानिए, किसकी आवाज और क्या बोल रहे हैं हम। आपका इन्वेस्ट नहीं जाएगा, आपकी मंडी नहीं जाएगी, आपके किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं नहीं बेच सकता। अच्छा, ये संबित पात्र ने ट्वीट किया, माफी मांग रहे हैं संबित पात्र।
इन्होंने अपने वीडियो चलाई है, माफी मांगी है सभी पार्टी इसके लिए। देखिए कब क्या कह रहे थे, ट्विटर ने भी बैन कर दिया है वीडियो, और अब क्या कह रहे हैं, बैन कर दिया है वीडियो इनका। पलट जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। ट्विटर ने भी बैन किया है वीडियो को, क्योंकि मैनिफेस्टो पर पंजाब, इनका पंजाब का मैनिफेस्टो पढ़ के बता रहा हूं, तारीख सुन लीजिए। 24 अक्टूबर 2016 को पंजाब का इलेक्शन है। 24 अक्टूबर 2016 दिल्ली वाले जान के जाए खत्म हो रहा है। उस पर क्या लिखा, अमेंडमेंट ऑफ एपीएमसी एक्ट टू लेट फार्मर्स सेल इन एंड आउट। देखिए सब हमारे देंगे, ये इनकी सच्चाई है। अगर इनसे सवाल कर लो तो सब हमारे हो जाते हैं। देखिए दिल्ली की जनता को जानना जरूरी है, माइक खुलवा दें, तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था वो पॉइंट सुन लीजिए। अक्टूबर खोलिए, इनका मैनिफेस्टो पढ़िए पंजाब का, अमेंडमेंट ऑफ एपीएमसी एक्ट टू लेट फार्मर्स सेल इन आउटसाइड स्टेट, लार्ज स्केल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, रूरल हाँ जी रहेंगे। ये सच्चाई है, हम पलट गए हैं। मैं नहीं जीता, दिल्ली जनता जीती सर। दिल्ली जनता को आपने हमारा बता दिया, धन्यवाद। 13,000 करोड़ रुपए दे दे, हम तो चाहते हैं, तैयार बैठे हुए। देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब देश बचेगा तभी दिल्ली बचेगी, तभी पोल्यूशन कंट्रोल होगा, तभी हम कुछ भी कर पाएंगे। अभी यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बात बोली, हर चीज के लिए केंद्र ये नहीं कर रही है, केंद्र ये नहीं कर रही है। एक सवाल मैं आपसे इस पैनल में पूछना चाहती हूँ कि जब शाहीन बाग में आपके अमानतुल्लाह खान ने हेट स्पीच दी थी, उनकी स्पीच के 2 घंटे के बाद शाहीन बाग में पहली बस चली थी, क्या उनको पार्टी से निष्कासित करने के लिए आपको केंद्र की परमिशन की जरूरत थी? तो प्लीज पॉलिटिसाइज ना करें चीजों को। अगर बीजेपी के कोई भी पॉलिटिशियन जहां भी नाम लिया जा रहा है, गलत काम करते हैं, बिल्कुल उठा के जेल में डालिए, लेकिन जख्म और रोग में अगर हमें चुनना हो तो हम जख्म को चुनेंगे, जानलेवा रोग को नहीं चुनेंगे। जख्म के ठीक होने की आशंका होती है। देखिए बीजेपी डेफिनेटली कुछ करप्ट नेता हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक जो ओवरऑल मानसिकता है वो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। यही खालिस्तानी, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, अर्बन नक्सल, विधर्मी राजनीतिक पार्टियां सब साथ में मिलकर उनके खिलाफ टूटती हैं। So that's it, I think.